जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। 18 जुलाई 2026 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी के हार्दिक अभिनंदन बा, स्वागत बा। डेली करंट अफेयर्स में सुर्खियां बनकर आती हैं इंटरनेशनल लेवल के कि यूक्रेन की हाल ही में नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। वह प्रधानमंत्री सेर्ही कुलेरस्की है। सेर्ही कुलेरस्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने यूलिया स्विरेडेको के स्थान पर आया और यूलिया की बात करें तो इनका कार्यकाल 1 साल का रहा। यूक्रेन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 4.5 वर्षों से ये जंग चल रही है। यूक्रेन यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है जिसकी कैपिटल कीव है। और करेंसी की बात करें तो यूक्रेनी यूनिया है। प्रेसिडेंट्स व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, आप सब जानते होंगे। और जब यूएसएसआर की विघटन होती है, टूटती है, तो 1991 ईस्वी में इसकी स्वतंत्रता मिलती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जैसे कि यूएनजीए का 21वां मेंबर एंड खलीलपुर रहमान बांग्लादेश के नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और मंगोलिया के भी प्रधानमंत्री उचरल न्याम ओसुर को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया। तो भारत में पहली बार हाइड्रोजन रेलगाड़ी किस मार्ग पर चली है, तो जिंद सोनीपत से चली है। बता दें कि 17 जुलाई को ये अपडेट आया, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। जिंद स्टेशन जो फाइंड सोनीपत के जिंद सोनीपत के मार्ग से गुजर रही हैं। कोच की संख्या इसमें 10 हैं। बैठने की क्षमता 682 हैं। कुल क्षमता 2600 यात्रियों को ले जाने की। अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो सकती है। भविष्य की योजना पर बात किया जाए तो 35 और हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल चलने के लिए यानी अगले भविष्य में उम्मीदें कर सकते हैं। हाइड्रोजन रेलगाड़ी, बात किया जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पन्न करके ट्रेन चलती है और इसका संचालन के दौरान मुख्य उत्सर्जन केवल जलवाष्प ही होता है, H2O के रूप में देखा जाता है। यह डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल होती हैं। अगर फैक्ट बताएं कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने चलाया और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 के दौर में 1950 में हुआ। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। रेल व्हील फैक्ट्री जिसे हम बंगलुरु के रूप में जानते हैं। और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 2019 में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के सूची में किसे शामिल किया गया है। राजौरी की भैरव यात्रा। राजौरी की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल कर लिया है। ये सदियों पुराना आध्यात्मिक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखा जाता है। इसका आयोजन होली फेस्टिवल्स यात्रा अपनी विशिष्ट परंपराओं धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। अमूर्त धरोहर सूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें लोक परंपराएं, लोक कला, रीति रिवाज, उत्सव अनुष्ठान, लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक ज्ञान शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण एवं संवर्धन करना। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। एक ऑर्गेनाइजेशन की नाम आती है सर, नाम है बिमस्टेक। तो बिमस्टेक की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आंसर बनकर आती हैं सर, भारत करेगा। तो भारत 5वीं बिमस्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल एडवाइज़र सेक्रेटरी एडवाइज़र की मीटिंग 16 जुलाई 2026 में तिथि की गई। नई दिल्ली में इसका जो है कि आयोजन भी किया गया। इसकी अध्यक्षता के तौर पर अजित डोभाल जी ने किया, जो तीसरी बार लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। सर इसका टारगेट क्या है, इसका मोटो क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करना। इसका विषय की बात में तो आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, सीमा पार अपराध और तस्करी को बेनकाब करना, रोकना।
बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉपरेशन, जिसे हम बिमस्टेक के नाम से जानते हैं सर, इसकी स्थापना 1997 में 1997 में हो गया था। इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं तो 7 सदस्य देश हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बात करें कि वर्तमान में बिमस्टेक की अध्यक्षता किसके हाथों में है, क्रमबद्ध तरीके से बांग्लादेश इसके अध्यक्षता कर रहा है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संबंध में सहयोग करना। लेकिन धरातल पर ये कितना सक्सेसफुल है आप सब जानते होंगे कि भारत बांग्लादेश की बात किया जाए, भारत नेपाल की बात किया जाए, संबंधों में थोड़ी बहुत खटास तो आ ही जाती हैं। तो कहाँ तक साबित हो पाता है बिमस्टेक, देखने की बात होगी। बात कर लेते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की। सर 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान में अंकित है। लेकिन सवाल आज की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई की तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है, 5वीं और 6वीं कक्षा से। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है, तीसरी भाषा को सीबीएसई में ये सुझाव दिया है कि 9वीं अनुसूची के बजाय 5वीं और 6वीं कक्षा से शुरू ही कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 9वीं में तीसरी भाषा शुरू करने से छात्रों के अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव, प्रेशर बढ़ सकता है। हालांकि प्रारंभिक कक्षाओं से भाषा सीखने छात्रों के अधिक सरल और प्रभाव हो सकता है। संबंधित मामला देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट से ये विवाद उठता है और ये मामला जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट के हाथों में। सीबीएसई की वर्तमान स्थिति और नीति की बात करें तो सीबीएसई की नई 3 लैंग्वेज नीति के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होती है, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाओं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं किस राज्य में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर एवं जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की अब मंजूरी दे दिया गया है, तो वह स्टेट है गुजरात। गुजरात में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर एवं जहाज मरम्मत की सुविधा स्थापित किया जाएगा, ठीक है, तो सरांदाबाद में किया जाएगा। बात किया जाए वो पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय के दोनों प्रमुख समुद्री अवसंरचना परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल चुका है। इसका ऑब्जेक्टिव है भारत मेक इन इंडिया। ओके, परियोजना की बात करते हैं सर। पोरबंदर गुजरात में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर की स्थापना, बाड़ी नगर कच्छ की खाड़ी अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा का विकास करना, ये भारत सरकार की नीति है। अगला बात करें कि हाल ही में सेमीकान 2.0 को किसने मंजूरी दे दिया है, तो सर केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में इसकी मंजूरी मिला है। सेमीकान 2.0 की मंजूरी की बात करें तो कहा जाता है कि सर बजट 1,27,500 करोड़ का बजट है और योजना के तहत 6 प्रमुख स्तंभ होंगे। देखा जाए तो चिप डिज़ाइन, मशीनें एवं कच्ची सामग्री, फैब इकाइयों की स्थापना, एटीएमपी ओएसटी उद्योग अनुसंधान एवं विकास प्रतिभा को विकास देना। सेमीकंडक्टर की बात करा जाए तो वो कहता है कि वो ऐसा पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है और इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को मेकिंग किया जाता है, बनाया जाता है। इसके उपयोग में बात करें तो मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर, टीवी, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, डिफेंस एंड अंतरिक्ष तकनीक से ये चीज़ें बनती हैं। बात किया जाए कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकान 1.0 की शुरुआत 2021 में ही कर चुका है। अगला करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि प्रियांक इमरे वर्मा जानोस और कुंसुमा इस्तवान मेमोरियल 2026 में 57 की ग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया, तो अमन सरावत ने किया। टूर्नामेंट में प्रियांक इमरे वर्गा जगोस और कुंसुमा मेमोरियल 2026 में जो है कि अमन सरावत ने गोल्ड मेडल जीतने का कार्य किया। अगला सवाल है कि हाल ही में आईवीएफ एंड सरोगेसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला किस उच्च न्यायालय ने दिया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 से पहले फ्रीज किए गए भ्रूण पर पुराने नियम लागू करने का फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि सरोगेसी अधिनियम 2021 के तक लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज किया गया था तो बाद में आयु सीमा पार होने के आधार पर दंपति को आईवीएफ सरोगेसी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता है।
मामलों की अगर मैं पृष्ठभूमि को छानने का प्रयास करता हूं तो मामला आता है लखनऊ के एक दंपति से संबंधित, और दंपति ने 2021 से पहले 3 भ्रूण संरक्षित कराए थे, यानी कि फ्रीज कराए थे। सरगोरेसी प्रक्रिया शुरू होने तक महिला की आयु वर्ष 50 वर्ष हो गई, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। सरगोरेसी विनियम अधिनियम 2021 कहा जाता है कि यह महिला की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पुरुष की अगर आयु की बात किया जाए तो 21 से 55 साल की होनी चाहिए। IVF सरगोरेसी की सुविधाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो बांझेपन से पीड़ित महिला और दंपति से ये सरगोरेसी होती हैं। अब कहता है कि सरगोरेसी क्या होता है। कहता है कि वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक महिला सरगोरेट मदर किसी अन्य व्यक्ति या दंपति के लिए गर्भ धारण कर बच्चों को जन्म देने का कार्य करती हैं। बच्चे के जन्म के बाद इसके बाद स्थितियाँ क्या होती हैं तो उसे इच्छुक माता या पिता कपल को सौंप दिया जाता है। बात आती है अगली मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किस शहर में शुरू किया गया है। तो सर मध्य प्रदेश का वही शहर जो स्वच्छता के लिए जाना जाता है, इंदौर को जानते हैं। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदौर में ये शुरू किया गया है। पहली उड़ान इंदौर से आबू धाबी के लिए रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 3 घंटे 15 मिनट में हुआ। तो आज के करंट अफेयर्स को दईन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, सेवा जोहार, जय बिहार।